स्क्रीन विजिबल है सभी को? हेलो। मैं थोड़ी जूम कर रही हूँ। एक मिनट रुको। आप फोन में देख रहे हो या फिर पीसी में? ठीक है अब। तो फ़ोन में है ना, तो आप क्लिक करो इस पे, जो वीडियो चल रही है ना, फ़ोन में बहुत छोटा दिखेगा, जो वीडियो वाला कैप्शन है उस पे क्लिक करो। वीडियो को हटा के, मतलब एक स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन होगा, एक वीडियो वाला होगा। तो जो स्क्रीन शेयर हो रही है वहाँ पे क्लिक करो, आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा वो। ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, 2-3 मिनट के अंदर। कल हमने क्या क्या देखा था? ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देख रहे थे कि क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली एक ब्रिज है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच, ताकि जो हम बात करना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो हमारी बातों को कंप्यूटर को समझा सके और कंप्यूटर की बातों को हमें समझा सके। क्योंकि कंप्यूटर को ज़ीरो और वन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो इसी वजह से। भाई थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके के होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, जो हम अपने हेल्प के लिए बनाए हैं ताकि हम उसमें कोड कर सकें, ठीक है? लो लेवल में जनरली ज़ीरो और वन आते हैं, जो बेसिक लो है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। वो ज़ीरो और वन में ही समझता है कंप्यूटर, कोई भी कुछ भी हम उससे कहें वो ज़ीरो और वन में ही समझता है। तो वो लो लेवल लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज बोलेंगे उसको, और बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है? तो लो लेवल लैंग्वेज में हम अगर कोडिंग करें 9+2 को, तो इतना बड़े बड़े कोड्स हमें लिखना पड़ रहा था ज़ीरो और वन के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर को हर चीज़ ज़ीरो और वन में समझ आता है, तो ज़ीरो वन में समझाना पड़ेगा। और इसमें कहीं वन और ज़ीरो मिस्टेक हुआ तो हमारे लिए ढूंढना डिफ़िकल्ट होता था। बट फिर भी छोटे प्रोग्राम्स में हम सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन जब बड़े कोड्स आ रहे थे लिखने, अब इसमें कहीं ज़ीरो और या वन मिस्टेक हो जाए, कहीं छूट जाए, तो कोई भी मतलब इतनी आसानी से पता नहीं लगा सकता। और कई बार तो इतनी आसानी क्या, कुछ भी कर लेने पे नहीं पता चलता था। तो इसलिए इसे सीखना छोड़ के हम दूसरे लो लेवल लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया, असेंबली लैंग्वेज ये आया। असेंबली लैंग्वेज क्या था? थोड़ा सा ईजी बना रहा था चीज़ों को। जहाँ पे ज़ीरो वन लिख रहे थे, अब वहाँ पे हम कोड यूज़ करने लगे थे, स्मार्ट बन गए थे थोड़े। अब प्लस के लिए उतना बड़ा कोड ना लिख कर ऐड लिख रहे थे, सब्सट्रैक्ट के लिए वैसे ही सब लिख रहे थे। तो ये चीज़ें आसान बना रहा था हमारे लिए। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है? हमने असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा, वो जाएगा असेंबलर में, और असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाता था, ठीक है? लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है। तो वो ज़ीरो और वन से थोड़ा डेवलप था, थोड़ी आसानी होती थी हमारे लिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था हमारे लिए। अब इस पे चल रहा था कि हम अपने लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाएं कि हम आसानी से कर सकें। अभी देखो, हमारी लैंग्वेज में है सारा कुछ, तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज डिफाइन किया, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज को समझता है, जिसमें हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। तो भी देखो, ये हमारे लैंग्वेज को भी समझ रहा है, तो हमें कितना सीखने की ज़रूरत है इसमें। और जब वो उसका लैंग्वेज सीखते होंगे तो कितना ज़्यादा मेहनत लगता होगा। तो इसी वजह से हम हाई लेवल पे शिफ्ट हो गए कि वो हमारा लैंग्वेज है। अब हाई लेवल को भी कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करना होगा, मतलब मशीन लैंग्वेज ज़ीरो और वन में। तो वो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की मदद से हम करेंगे, ठीक है? सी लैंग्वेज डेनिस रिचे ने बनाया था 1972 में, और आज भी ये वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट लैंग्वेज है। बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इस पे वर्क होता है, क्योंकि बहुत अच्छा ये वर्क करता है, बहुत फास्ट है ये, ठीक है? और इसे मदर लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसी के सिंटेक्स सी प्लस प्लस में या फिर जावा में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है?
और सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मतलब जिसमें कुछ लो लेवल के भी फीचर हैं और कुछ हाई लेवल के भी फीचर हैं। सी का यूज़ कहाँ कहाँ है? जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेरा ये लैपटॉप विंडोज़ 11 है अभी इसमें, तो विंडोज़ 11 के कुछ मेजर पार्ट्स भी लिखे गए हैं आपके सी में। कम टाइम में ज़्यादा हमें वर्क करना है तो वहाँ पे कोडिंग की जाती है आपकी सी लैंग्वेज से, जैसे कैमरा या फिर प्रिंटर हो गए, वहाँ पे सी लैंग्वेज का कोड यूज़ किया गया है, ठीक है। ड्राइवर्स प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, टैबलेट प्रिंटर्स वहाँ पे। जब हम और आगे देखेंगे तो आर्डिनो का आपने सुना होगा, बहुत जगह सी का होता है। आर्डिनो मतलब ऐसे आप लोगों ने देखा है जी ब्लॉक में एक ऑटोमेटेड नल है, ठीक है, आप ऐसे ही हाथ लाते हो मतलब नल के नीचे तो पानी खुद ब खुद गिरता है। तो बहुत सारे ऑटोमेशन में सी का यूज़ होता है, ठीक है। अब वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। वो कंटेनर के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू मतलब वो इंटीजर हो सकता है, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है, या फिर पॉइंट वाले वैल्यू हो सकते हैं जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, या फिर कोई कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है। वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स थे। आपका फर्स्ट प्लेस पे अल्फ़ाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर होगा। उसके अलावा बीच में या फिर कहीं भी कोई सिंबल या फिर स्पेस नहीं होगा। सिर्फ 3 चीज़ें ही हम यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। और उसमें भी फर्स्ट प्लेस पे जब भी होगा मेरा डिजिट या फिर सॉरी अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट होगा। और कल हमने देखा था कि वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव क्या बताया था कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, इन दोनों का मतलब उसके लिए अलग अलग है, ओके, दोनों को अलग अलग समझता है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट हो गया आज का लेक्चर, ठीक है। ये देखो मैंने इंट ए बनाया, ए एक वेरिएबल है, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट क्या है नहीं है ये सब हम चीज़ें बाद में देखेंगे, अभी बस इतना देखना। इतना देखना है अभी हमें। ये परसेंट डी ये परसेंट डी क्या है नहीं आएगा अभी समझ, इसको छोड़ देना है। बस देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल ए लिखा है और यहाँ पे भी स्मॉल ए है, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका 5। देखो ये प्रिंट कर रहा है, 5 प्रिंट कर दिया इसने। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए कर दूँ तो हमारे लैंग्वेज में ये ए लिखें या फिर ये ए लिखें, दोनों को ए ही पढ़ेंगे और दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चलता है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है। और हम 1 से 31 लेटर्स का बनाएंगे। और इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट हम कल डिस्कस हमने नहीं करा था, वो है कि अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। वेरिएबल में कभी भी कोई कीवर्ड नहीं हो सकता है या फिर रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। अब ये कीवर्ड क्या है और रिजर्व वर्ड क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, ओके। इन्हें हम रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं, जिसका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है, ओके। ये 32 कीवर्ड्स ये हैं। अब पहले से पता है मतलब क्या होता है कि उसको हम, जिसका मतलब पहले से पता है उसको वेरिएबल नहीं बना सकते। अब मेरे माइंड में बुक का मतलब मुझे पहले से पता है, ठीक है, बुक का मतलब मेरे माइंड ने डिटेक्ट कर रखा है कि किताब होता है हिंदी में, ठीक है। अब कोई कहेगा कि नहीं, बुक जो है उसका जो पहले से तुमने मतलब सेव कर रखा है अपने माइंड में किताब, उसको हटा के कुछ और डालो, तो ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा वर्किंग है, तो हम चलो 1 मिनट के लिए कर भी लें, बहुत रटते रटते हम कर लेंगे कि बुक का जो अभी तक मेरे माइंड में था किताब, उसको हटा के कुछ और सेव कर लिया। लेकिन ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इन सब का मतलब पहले से कुछ बताया हुआ है। ऑटो का मतलब कुछ बताया हुआ है, डबल का मतलब कुछ है, इंटीजर का मतलब कुछ है। तो इन कीवर्ड्स का मतलब पहले से बताया गया है कंपाइलर को। और अगर कोई वेरिएबल बनाएगा,
वेरिएबल किस लिए बनाते हैं? उसका कुछ वैल्यू रखते हैं। तो वेरिएबल बना के कोई और कुछ वैल्यू रखने का कोशिश करेगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका उसको पहले से पता है। ओके, जैसे ये प्रिंटफ है, प्रिंटफ का मतलब इसको पहले से पता है कि प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे कुछ भी। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं इसको वेरिएबल बनाओ, तो क्या ये बना पाएगा वेरिएबल? मैंने यहाँ पे जो ए है इसको ए को हटा के प्रिंटफ लिया, प्रिंटफ कर दिया, और यहाँ भी प्रिंटफ कर दिया, तो क्या ये रन होगा हमारा? रन नहीं हो रहा है, एरर शो कर रहा है। देख लो, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कीवर्ड को हम वेरिएबल नहीं बना सकते। कीवर्ड क्या होता है? जो भी हमने यहाँ पे देखा कीवर्ड, ये 32 है, जिसका मतलब कंप्यूटर को, कंपाइलर को पहले से पता है। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं, जिसका मतलब पहले से पता है, और इन कीवर्ड्स को हम कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल मतलब इसको रख के किसी, इसके अंदर किसी का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ओके, समझ में आई वेरिएबल क्या है, कीवर्ड क्या है? ओके, तो हमने सीख लिया। और आप आज का सबसे फर्स्ट कि आप वेरिएबल नेमिंग करके देखोगे अलग अलग, जैसे मैंने कल बताया था, अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर लगाओगे, बीच में स्पेस डालोगे, ऐसे करके मतलब मिस्टेक होगा, गलत होगा, लेकिन खुद से करके देखना है। फिर कीवर्ड लगाना है। अब 32 कीवर्ड्स में आप कुछ भी लगा लो। ओके, हम समझते हैं पहले, लास्ट पॉइंट है हमारा कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। वेरिएबल नेम कोई भी कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता है। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड क्या है? रिजर्व वर्ड उन्हें कहेंगे ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब पहले से, ठीक है। कीवर्ड अगर मान लो कि यहाँ पे ए है, ए का मतलब तो कंपाइलर को पता नहीं है, ए हमने किया है वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो इस टाइम में कंपाइलर ए के अंदर 5 वैल्यू पुट कर देगा, क्योंकि ए का पहले से मतलब पता है नहीं कंपाइलर को। लेकिन यहाँ जो प्रिंट एफ है, जब प्रिंट एफ की हम बात करें तो प्रिंट एफ का मतलब तो इसको पहले से पता है। क्या पता है इसको? वो ये पता है कि प्रिंट एफ यूज़ करते हैं आउटपुट शो करने के लिए। अब कोई कि हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं प्रिंट एफ को और उसमें वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर, ये कंपाइलर सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रिंट एफ का मतलब कुछ और है, ये मतलब नहीं है, ठीक है। उसका मतलब पहले से फिक्स किया हुआ है और हम उसको अब नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम वेरिएबल नेम को रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड नहीं बना सकते। आया समझ? कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड को वेरिएबल नहीं बना सकते। आया या नहीं आया अभी? बताओ। ओके, सभी को क्लियर है? एक बार हैंड रेस करना देखो। ठीक है, चलो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ कह, सेकंड लास्ट पॉइंट बता। ये वाला या ये 131 लेटर्स, ये वाला? यस सर, ये 131 लेटर्स, राइट? यस यस। ये देखो, मैंने वेरिएबल यहाँ 1 लेटर का बनाया है। अब मैं इसे अपने नाम का वेरिएबल बना लूँ, स्वयं नाम का वेरिएबल लिया। ये कितना कैरेक्टर है इसमें? 6 कैरेक्टर है। ये कहाँ तक जाके एक्सटेंड हो सकता है? तो ये 31 कैरेक्टर तक हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। 31 कैरेक्टर तक सपोर्ट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। कुछ कंपाइलर 31 से ज़्यादा भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जनरली 31 कैरेक्टर तक ही ये सपोर्ट है। ओके, अब चलते हैं डेटा टाइप की तरफ।
ये देखो, इट्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड। वेरिएबल कैसा डेटा होल्ड करेगा वो डेटा टाइप डिसाइड करेगा। कैसा डेटा होल्ड करेगा का क्या मतलब, अभी हम देखते हैं। ये देखो, एक वेरिएबल है ए में हमने स्टोर किया है 1, ठीक है। ए के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 1, बी के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 2.145, मतलब एक तरफ इंटीजर है, एक तरफ आपका रियल वैल्यू है डेसिमल वाला, और एक में कैरेक्टर है। तो एक वेरिएबल कौन सा डेटा स्टोर करेगा, वो रियल स्टोर करेगा, इंटीजर वाला स्टोर करेगा, या फिर कैरेक्टर वाला स्टोर करेगा, ये चीज़ें डिसाइड करेगा कौन, डेटा टाइप। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल, तब आएगा समझ। तो डेटा टाइप होता क्या है ये हमने देख लिया। जनरली डेटा टाइप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बिल्ट इन डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और थर्ड है डिराइव्ड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप जो कंपाइलर में पहले से बिल्ट है, मतलब जो पहले से बनाकर डाल दिया गया है। जैसे बिल्ट इन डेटा टाइप की एग्जांपल है इंटीजर, जिसको हम लोग इंट से लिख रहे होंगे कंपाइलर में। फ्लोट, फ्लोट पूरा लिखेंगे। कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैर लिखेंगे, ठीक है। इंटीजर में देखो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स विद 0, ये आ जाएगा आपका। फ्लोट में आपके पॉइंट वाले नंबर आ जाएंगे, और कैरेक्टर में आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख के हम कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ये डबल क्या है, अब पॉइंट में ना हम आगे चल के 4 या 5 मतलब 3-4 वैल्यू भी डाल पा रहे थे। अब पॉइंट में बहुत बड़ा डिजिट जाने अगर मुझे डालना है, ये देखो यहाँ पे कितने बड़े डिजिट्स हैं, तो ये मुझे डालना है तो उसके लिए हम डबल यूज़ करते थे जनरली। लेकिन अब जो बनाया गया है, अब हम एक मान लिया ना कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही वैल्यू वेरिएबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहता है। तो पॉइंट के बाद अब हम रियल लाइफ में भी 2 डिजिट तक ही लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अब यही किया गया है कि फ्लोट और डबल में जनरली हम देखेंगे कि 6 ही डिजिट ले रहा है पॉइंट के बाद, ओके, दोनों में। लेकिन पहले जब फ्लोट के बाद डबल आया था तो उसका आने का रीज़न ये था कि फ्लोट में जगह कम थी, तो एक डबल नाम का आया जिसमें पॉइंट के बाद ज़्यादा ले रहा था। बुलियन क्या होता है, बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं हम, मतलब हम आगे देखेंगे इसका क्या है, लेकिन जनरली आपको इन तीनों का यूज़ मिलेगा, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। अब इसको हम समझते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। यहाँ देखो दिख रहा है इंट, हेलो, इंट दिख रहा है ना, ये इंट क्या है, ओके। तो ये इंट क्या है, ये इंट है आपका ये इंट है आपका डेटा टाइप, मतलब ये स्वयं क्या था, स्वयं था वेरिएबल, ठीक है। मैं इसको छोटा करता हूँ, ये मैंने कर लिया। ये है आपका वेरिएबल और ए के अंदर वैल्यू स्टोर है 5 वैल्यू स्टोर है ए के अंदर। लेकिन ए 5 वैल्यू स्टोर करेगा कि नहीं करेगा ये डिसाइड करेगा ये मेरा इंट, ठीक है। इंट लगा हुआ है मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 वैल्यू एंटर कर सकता हूँ मैं। जैसे देख लो, मैंने 5 एंटर किया और इसे रन कर दिया अगर, तो देखो 5 प्रिंट हो जाता है मेरा, ठीक है। अभी ये सब रहने देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी बस देखो कि 5 मेरा प्रिंट हो जा रहा है। अब मैं यहाँ पे 5.5 करूँ तो क्या प्रिंट होगा, फिर भी मेरा 5 ही प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है इंट। इंट मतलब इंटीजर, तो इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू डालें, अगर फ्लोट बना दिया है हमने तो ये सिर्फ जो इंटीजर पार्ट है उसी को कंसिडर करेगा। मतलब 5.5 में इंटीजर पार्ट क्या है आपका, सिर्फ 5 है, ये 0.5 को कंसिडर नहीं करेगा, ओके, समझ आया। हाँ जी भैया। तो डेटा टाइप डिसाइड करेगा कि वेरिएबल में हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, वो इंटीजर वैल्यू डालेंगे, रियल वैल्यू डालेंगे, या कोई कैरेक्टर डालेंगे। अब देखो इस केस में तो ये प्रिंट कर दे रहा है 5, क्योंकि 5.5 में एक इंटीजर है एक रियल वैल्यू है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर अगर लिख दिया, इंटीजर यहाँ पे बनाया मैंने, ये एक इंटीजर है और
इंटीजर में अगर कैरेक्टर में डाल दो तो क्या वो प्रिंट होगा, रन होगा मेरा प्रोग्राम। देखो कोई रैंडम वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है 97। ये 97 क्यों प्रिंट कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है ना क्योंकि स्काई वैल्यू हम देखेंगे आगे क्या है। एक स्काई वैल्यू नाम का कुछ चीज़ है जिसमें अल्फ़ाबेट का भी कुछ नंबर रखा गया है। ए, जिसमें ए को नंबर दिया है 97। ठीक है, दिखा देता हूँ आगे, उस पर हम करेंगे आगे। स्काई वैल्यू का स्पेलिंग यहाँ पे ASCII है, SKY नहीं। बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, अगर कॉम्प्लिकेट लगे तो कोई बात नहीं, आगे तो फिर देखेंगे ही इसको, लेकिन फिर भी देख लो बस। इस स्काई में ए नहीं दिया है लगता है। ये देखो यहाँ जो टेबल है इसमें आपका पूरा दिया हुआ है स्मॉल ए, ये देख रहे हो यहाँ पे जो स्मॉल ए है, दिख रहा है सबको, ये स्मॉल है स्मॉल ए, और इसका वैल्यू कितना है 97। ठीक है, ये 97 है, दिख रहा है को ना? हेलो, हाँ तो डेसिमल वाला वैल्यू देखना है, हेक्स वाला, हाँ हेक्सा वाला नहीं देखना है। ई का वैल्यू 97, ये क्या होता है स्काई वैल्यू हम आगे देखेंगे। मतलब समझ लो कि हर कैरेक्टर का एक डिजिट वाला वैल्यू भी है। पहले तो स्मॉल A to Z का है, कैपिटल A to Z का भी है, और उसके बाद अलग अलग जो कैरेक्टर है @ हैश कुछ भी है उसका कुछ वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे अगर दिया कि इंटीजर बना के दिया ए दिखाओ, तो उसको दिखाना चाहिए था ए, लेकिन वो दिखा रहा है वैल्यू, तो ये भी हमारा नहीं चलेगा। तो बताने का मतलब ये था कि ये वेरिएबल कौन सा वैल्यू होल्ड करेगा अपने अंदर, वो डिसाइड करेगा ये इंट, ये डेटा टाइप। और यहाँ पे डेटा टाइप क्या है आपका? इंटीजर है डेटा टाइप। अब भैया मुझे तो फ्लोट इसमें रियल वैल्यू ऐड करनी है, तो रियल वैल्यू ऐड कर लो आप। 1.1 मैंने किया, तो रियल वैल्यू ऐड करने के लिए डेटा टाइप इंट नहीं होगा, फ्लोट होगा। मैंने फ्लोट कर दिया और इसे अब रख दिया मैंने वहाँ पे क्या डाला वो रहने देना, बस ये देखो मैंने जैसे यहाँ पे किया इसने 1.1 लिख दिया 1.1। अब पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट तक लेता है, तो इसने सारे पॉइंट के बाद सिर्फ वैल्यू का नंबर होता है, बाकी जीरोस के कोई वैल्यू नहीं होते। तो पॉइंट के बाद 1 इसने प्रिंट। अब मैं सिर्फ 1 लिखूँ तो क्या ये करेगा? अगर मैं 1 लिखूँ तो ये तो एक इंटीजर है, तो फ्लोट क्या करेगा इसको? 0.0 लगा के फिर भी प्रिंट करेगा। देखो 1.0000 प्रिंट कर रहा है। मतलब फ्लोट किस लिए हम यूज़ करेंगे? जब भी हम डेसिमल वाला वैल्यू मुझे हम यूज़ करना होगा ना, तो उस टाइम फ्लोट यूज़ करेंगे। कैरेक्टर यूज़ करने के लिए क्या हम करेंगे? यहाँ पे जो फ्लोट है इसे कैर करेंगे हम, ठीक है। और अब इसके अंदर हम ए अगर लिखेंगे तो ए प्रिंट होगा मेरा। ये देखो इसका ए प्रिंट हुआ, लेकिन उस केस में जब ये इंट था तो 97 प्रिंट हो रहा था। आया सभी को समझ ये पॉइंट? डेटा टाइप, हाँ जी भैया। अच्छा अगर
किसी को नहीं आया समझ? डबल का यूज करके दिखा दीजिए। डबल पे अभी आगे चलेंगे हम। चलो एक बार कह रहे तो हम देख लेते हैं डबल का यूज करके। जनरली अभी आप लोग को ज़्यादा इसमें डिफरेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि देखो ये भी पॉइंट के बाद ए मैंने लिखा है ना, इसलिए 97 प्रिंट करके अभी कोई मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ 5.6। मैंने 5.6 प्रिंट किया और इसने पॉइंट के बाद ही वैल्यूज प्रिंट कर दी हैं, मतलब जो था इसमें। तो जनरली मैंने पहले ही कहा कि फ्लोट और डबल में अब ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहले था फ्लोट का साइज़ कम था और डबल का साइज़ ज़्यादा है, तो फ्लोट ज़्यादा वैल्यूज़ को नहीं ले पाता था। लेकिन ये एडवांस्ड कॉम्पाइलर है ना, एडवांस्ड कॉम्पाइलर में क्या होता है आपका कि फ्लोट और डबल दोनों का एक ही हो गया है, तो दोनों में उतनी ही वैल्यू स्टोर हो रही है पॉइंट के बाद। ठीक है, अभी हम इस पे और डिस्कस करेंगे आगे कि फिर हम दो चीज़ें हैं क्यों, तो अभी जितना ही इस पे लगाएंगे वक्त तो ज़्यादा जाएगा हमारा वक्त। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट सभी को? ओके, एक मिनट रुक जाओ। आज पता नहीं मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है और हैंग भी कर रहा है, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। हेलो यार, मेरे पीसी का बैटरी डाउन था। मेरे पीसी का मेरे लैपटॉप का बैटरी डाउन था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोई नहीं। तो हमने अभी देखा कि कैसे डेटा टाइप डिसाइड करता है कि वेरिएबल कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जो अभी मैंने बताया इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। नहीं। ओके ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा डेटा टाइप तीन तरीके के होते हैं, एक बिल्ट इन डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप देख लिया,
यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? जो कि यूज़र डिफाइन करता है, जो कि पहले से नहीं डिफाइन है कंपाइलर में। यूज़र डिफाइन करेगा, मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डिफाइन करूँगा, आप यूज़ कर रहे हो तो आप जो भी यूज़ कर रहा है वो डिफाइन करेगा। उसमें होता है आपका स्ट्रक्चर, जिसे हम स्ट्रक्ट से शो करते हैं। यूनियन होता है, इनम होता है, इनुमरेशन कहते हैं इसका पूरा नाम है, और ये स्ट्रक्चर 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो 3 होते हैं जनरली यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। और फिर आपका थर्ड है डिराइव्ड डेटा टाइप। इसमें एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस जनरली हम C++ में देखते हैं, बट कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या चीज़ है? अभी हमने वेरिएबल देखा, वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता था, वो चेंज होते रहता था, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, वो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ही रहेगा, मतलब वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर की जा सकती। लेकिन अगर एक x की वैल्यू एक क्वेश्चन में 5 है तो ज़रूरी नहीं है कि अगले क्वेश्चन में भी 5 ही रहेगी, वो चेंज हो सकती है। तो वो वेरिएबल होता था जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती थी, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो 3 है, -3 है, इसको पूरे वर्ल्ड में -3 ही पढ़ा जाएगा। पॉइंट वाले वैल्यू भी वही है, मतलब जो डिजिट है उन सभी को वही पढ़ा जाएगा। तो कांस्टेंट वही होते हैं जितने भी नंबर्स हो गए या फिर कुछ भी हो गए। अब ये कांस्टेंट कैसे हम यूज़ करते हैं ये देखेंगे प्रोग्रामिंग में। कीवर्ड्स का मैंने बता दिया आपको, 32 कीवर्ड्स हैं सी में, आप याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा अगर याद करते हो इसको। तो 4 करके भी अगर याद करें हम 1 घंटे में तो सारा याद हो जाएगा, ठीक है। ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्चर। अब ये कीवर्ड्स का कहाँ पे क्या यूज़ है हम अभी देखेंगे आगे। जैसे कि इसमें से कुछ तो हमने देख भी लिया होगा, इंट का हमने देख लिया, देखा ना। फिर वैसे ही हमने और भी कुछ देखा होगा अभी तक। नहीं, इसके अलावा लगता नहीं कि अभी कुछ देखा है। अभी कोई नहीं, देखेंगे सारा एक एक करके। देखो फ्लोट भी तो देख ही लिया हमने, फ्लोट देखा, कैर देखा, ऐसे करके ये कैर है। इसके अलावा डबल भी देख लिया, डबल भी देख लिया। तो जनरली वही चीज़ें हैं यूज़ होंगी, जिसका मतलब पहले से पता है, तो वो सारे कीवर्ड्स हैं, तो इनको याद कर लेना। अब आते हैं प्रोग्राम होता क्या है, हैश इंक्लूड का मतलब क्या है, studio.h का मतलब क्या है, इंट मेन क्या है। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हाँ हमने अभी तक क्या सीख लिया। हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया है, वेरिएबल में वेरिएबल कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा वो डिफाइन करना सीख लिया है, मतलब कि डेटा टाइप। 2 पॉइंट्स हमने सीख लिए हैं। अब आते हैं प्रोग्राम में कि ये हैश इंक्लूड क्या है, क्यों लगाते हैं, studio.h क्या है, क्यों लगाते हैं, और फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, ठीक है। चलो पहले वही लिख लेते हैं जो था, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है ये। सेम चीज़ आपकी यहाँ लिखी हुई है। हैश इंक्लूड studio.h क्या है? तो हैश इंक्लूड को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है हम ये आगे अभी समझेंगे, ठीक है। studio.h क्या है? तो studio.h लाइब्रेरी फाइल है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल। std, किसी की माइक, हेलो, stdio, std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, i मतलब होता है इनपुट, o मतलब होता है आउटपुट। अभी ये भी चीज़ आगे देखेंगे। इस पूरे को हम बोलते हैं हेडर फाइल या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल। अब लाइब्रेरी फाइल क्यों बोलते हैं, क्या होता है, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो std से स्टैंडर्ड बना, i फॉर इनपुट और o फॉर आउटपुट बन गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब इसको लाइब्रेरी फाइल क्यों बोल रहे हैं हम? लाइब्रेरी क्यों, मतलब क्यों जानते हैं, हमारे माइंड में लाइब्रेरी क्या सेव है कि वहाँ पे बहुत सारे बुक रखे होंगे जिसको हम निकाल कर पढ़ सकते हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शंस रखे गए हैं। जब हम लाइब्रेरी में जाएंगे तभी बुक निकाल सकते हैं, तो सिमिलरली जब हम ये लाइब्रेरी लगाएंगे तभी हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब वो फंक्शन क्या क्या है, जैसे printf फंक्शन जो है ना वो इसके अंदर डिफाइन है। printf नाम का मान लो कि कोई बुक है, वो बुक रखा हुआ है आपका इस लाइब्रेरी के अंदर, तो इस लाइब्रेरी में आप जाओगे नहीं तो ये बुक उठा के पढ़ोगे कैसे? printf जो बुक है वो आप उठा के पढ़ोगे कैसे जब तक स्टूडियो इसमें जाओगे नहीं। 1 मिनट रुक जाना बस, एक
जो मैंने बताया ये समझ में आया? हेलो, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, यहाँ ये जो प्रिंटफ नाम का ये है, बुक है कोई लाइब्रेरी में जो रखा हुआ है, ये लाइब्रेरी इसमें स्टोर है आपके, ठीक है, वो इसमें स्टोर है। तो जब तक हम ये वाला लाइब्रेरी नहीं लगाएंगे तब तक हम प्रिंटफ को यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रिंटफ को यूज़ करने के लिए हमें ये लाइब्रेरी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हम है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है। ओके, ठीक है। हाँ। समझ गए। तो इसलिए हम लगाते हैं स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि स्टूडियो डॉट एच के अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन हैं। अब फंक्शन वो क्या क्या है हम आगे देखेंगे। जैसे अभी प्रिंटफ मान लो कि वो इसके अंदर ही डिफाइन है। स्टूडियो डॉट एच अगर मैंने नहीं लगाया तो प्रिंटफ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ को पावर मिल रही है स्टूडियो डॉट एच से। तो वैसे ही इसके अंदर स्कैनफ, अगर आपने सुना होगा, वर्क नहीं भी किया होगा तो स्कैनफ नाम सुना होगा एटलीस्ट, जो भी सी में होंगे, और नहीं सुना तो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे प्रिंटफ किस लिए हम यूज़ करते हैं? प्रिंट करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए। वैसे ही स्कैनफ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो वो स्कैनफ भी डिफाइन है स्टूडियो डॉट एच में, इसलिए स्टूडियो डॉट एच लगाएंगे तभी हम कोई वर्क कर पाएंगे सी का, ठीक है। क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी को बिना लगाए हम कोई भी फंक्शन को एक्शन में नहीं ला सकते। अब ये हैश इंक्लूड हमने यहाँ पे देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, नाम है इसका। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है, अब वो समझते हैं। इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। मतलब कि हम प्रोग्राम करते हैं, कुछ कोड करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ओके। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारे प्रोग्राम का पार्ट है ही नहीं। इसको लगाना फिक्स है, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ओके। ये पहले से फिक्स करके भेज दिया गया है, जिसका मतलब कंपाइलर को पता है और वो उसके साथ इनबिल्ट रहेगा ही, इनबिल्ट रहेगा, ठीक है। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, ये एक इंस्ट्रक्शन है कंपाइलर के लिए, टू मेक इट डू समथिंग, ताकि ये उसके थ्रू कुछ काम करवा सके। जैसे हैश इंक्लूड, हैश होता है आपका प्री प्रोसेसर, और इसको हमने इंक्लूड लगा के अटैच कर दिया किससे, स्टूडियो डॉट एच से। मतलब हैश इंक्लूड को हमने लाइब्रेरी से अटैच कर दिया, तो अब हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम एक्शन में आ गया। मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन है कंपाइलर के लिए कि जो मिला तो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मान लो कि हमारी बॉडी तो मिल गई हमें, लेकिन अब ब्रेन डाला गया हमारे अंदर, ताकि अब हम कोई काम कर सकते हैं। तो समझ लो वही है हैश इंक्लूड। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन है कंपाइलर के लिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंपाइलर कुछ काम कर सकता है, ओके। इट टेल्स द सी, यहाँ पे सी प्लस प्लस बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। इट टेल्स द सी कंपाइलर टू इंक्लूड द कांस्टेंट ऑफ अ फाइल। इस फाइल के अंदर जितने भी कांस्टेंट है, ये हैश इंक्लूड क्या बोलता है कंपाइलर को, कि जो हम स्टूडियो डॉट एच लगा रहे हैं ना, अब उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं, इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं, वो अब हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट? हेलो, हाँ। और ठीक है, स्टूडियो का मतलब मैंने पहले ही बताया, स्टूडियो मतलब मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों आता है। प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो कि आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। और स्कैनफ क्या है? स्कैनफ एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है जिसको हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो बता देना। अगर यहाँ नहीं समझोगे तो फिर कहाँ समझोगे, ठीक है। क्लास में भी वैसे रह गया और अगर यहाँ पे भी छूट रहा है तो फिर समझना बहुत ही मुश्किल होगी आपके लिए। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब प्री प्रोसेसर से थोड़ा सा और इससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने जान लिया, अब ये है क्या। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर लाइन्स इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम दैट बिगिंस विद द कैरेक्टर हैश। मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐसे लाइन है प्रोग्राम में जो कि हैश से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अ टाइपिकल सोर्स कोड, जो कि इसको जो हम सोर्स कोड लिखेंगे उससे डिफरेंट बना रहा है। आप हैश के अलावा ऐसा कुछ नहीं देखोगे जो कि हम जिसको नहीं जान रहे होंगे, या फिर वो सारा कोड का ही पार्ट होगा।
लेकिन हैसी एक अलग सा साइन हमें दिख रहा है, ठीक है, जो कि टाइपिकल सोर्स कोड से अलग है। जो हम टाइप करते हैं ना अपना सोर्स कोड, अब हम उसमें अपने काम की चीज़ें डालेंगे, कुछ भी लगाएंगे तो ये उससे अलग है। दे आर इन्वॉल्व बाय द कंपाइलर टू प्रोसेस सम प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। ये कंपाइलर के थ्रू ही इन्वॉल्व किया जाने वाला थिंग है, ठीक है। कंपाइलर इसको खुद से यूज़ करता है, उसके लिए ही लगाता है, ठीक है, ताकि कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल किया जा सके। मतलब उस प्रोग्राम को जब हम आगे भेजेंगे, मान लो यूज़र मैंने लिख दिया कुछ भी, अब अल्टीमेट कंप्यूटर को किस में समझना है, 0 और 1 में, तो कंपाइलर ये चीज़ें अपने पास पहले से रखता है ताकि जब वो प्रोसेस कर पाए 0 और 1 में कन्वर्ट करके भेज रहा हो मशीन को, तब वो चीज़ें हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अभी क्या क्या देखा है, हैश इंक्लूड देख लिया, स्टूडियो डॉट एस देख लिया है। अब आ जाते हैं ये इंट मेन क्या है। ओके, तो मेन एक फंक्शन है। मेन क्या है आपका, मेन एक फंक्शन है। और अब बात करते हैं कि प्रिंटफ क्या है। यार ये क्या हो रहा है, प्रिंटफ क्या है। मेन हमने देख लिया, मेन एक फंक्शन है, प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर आने वाला फंक्शन है। ये देखो फंक्शन मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका ब्रैकेट चला, ठीक है, मतलब अब जो भी होगा इस मेन के अंदर आएगा, तो इसी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना प्रिंटफ। तो प्रिंटफ भी एक फंक्शन ही है, बट इस फंक्शन के अंदर यूज होने वाला फंक्शन है, ठीक है। आया समझ में। ओके, Yes. ठीक है। अब आते हैं कि ये प्रिंटफ के अंदर जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, बताते हैं। अभी मेन, अभी यूज पे हमने बात नहीं करा है, अभी हमने बताया है कि ये जो मेन है क्या। तो मेन एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। और मेन के अंदर अब कुछ भी स्टार्ट होगा ना, ब्रैकेट मैंने लगाया है करली ब्रैकेट, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो, ये जो करली ब्रैकेट है, यहाँ पे ये जो करली ब्रैकेट है ना, ये अब स्टार्ट हुआ और ये इंड कहाँ पे हो रहा है, ये इंड हो रहा है यहाँ पे। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं ये किसके अंदर है, ये सारी मेन फंक्शन के अंदर है। ओके, तो मतलब अब मेन फंक्शन का रेंज यहाँ से स्टार्ट हो गया है और ये पूरा चलेगा आपका लास्ट तक। तो जितनी भी चीज़ें आएंगी वो किसके अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर। तो प्रिंटफ भी मेन एक फंक्शन है, मेन क्या है, एक फंक्शन है, और प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, लेकिन प्रिंटफ मेन फंक्शन के अंदर यूज किया जाने वाला एक फंक्शन है, ठीक है। आया समझ, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हेलो इंडिया लिखा हुआ है ये क्या है, जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग मतलब जहाँ पे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, वर्ड लिखा हो और वो प्रिंट हो रहा हो, उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग। थिंग्स मतलब वर्ड्स अंडर अ डबल कोट इज स्ट्रिंग। जो डबल कोट के अंदर है ना आपका, ये डबल कोट के अंदर क्या है, यहाँ पे हेलो इंडिया लिखा हुआ है, तो हेलो इंडिया क्या हो गया आपका, एक स्ट्रिंग है। ओके, अब ये सेमी कॉलन क्या है, डॉट एच क्या है, ये समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सेमी कॉलन है, अब इंग्लिश में हम कोई भी सेंटेंस खत्म होने के बाद क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम, ये फुल स्टॉप लगाते हैं, और हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप। जैसे ये मेरी लाइन खत्म हुई तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूंगा, ठीक है। और अगर मैं हिंदी में कुछ लिख रहा होता तो मैं ऐसे लाइन लगा देता, जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जब भी हम कोडिंग करते हैं, अपनी बात पूरी कर ली है के लिए हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। ये जो यहाँ पे किया हुआ है ना, डॉट और एक कॉमा नीचे, इसे हम कहते हैं सेमी कॉलन। मतलब इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम, और यहाँ कोडिंग में सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बताता है कि इसने अपनी बात पूरी कर ली। और अगर हम सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपाइलर को लगेगा कि अभी तक हमने अपनी बात पूरी नहीं की है, हम अभी पूरी करेंगे, और वो इस इंतज़ार में रहेगा और प्रोग्राम एरर हो जाएगा अगर हम रन कर देंगे तो।
जैसे देखो ये मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया है, यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगाया है। इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ, हमने जो बात बतानी थी वो हमने बता ली है, अब अपना काम स्टार्ट करो। तो यहाँ क्यों नहीं लगाया है? यहाँ इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे वो ये चीज़ है, दिख रहा है? यहाँ से डायरेक्ट ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, करली ब्रैकेट। अगर सिर्फ ये रहता तो यहाँ पे लग रहा होता, लेकिन यहाँ से इसका रेंज स्टार्ट हो जा रहा है आपका मेन का, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो उसमें हम ये जो सेमी कॉलन है ज़रूर लगाएंगे, अदरवाइज हमारा कोड गलत हो जाएगा। जैसे अभी देखो मैं रन कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से सेमी कॉलन हटाऊंगा, क्या ये प्रिंट होगा? प्रिंट नहीं होगा, वो एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है? ये देखो, ये सेमी कॉलन यहाँ पे शो भी कर रहा है कि ये एरर है। कहाँ पे एरर है? ये खुद से बहुत ट्राई करता है बता देने का कि एरर कहाँ पे है। देखो 4 नंबर में बता रहा है हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पे एरो भी दे रहा है, मतलब यहाँ पे एरर है आपका, आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो वो नहीं समझेगा। तो वहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दूँ तो रन होगा? नहीं होगा रन, नहीं रन हुआ। मतलब आप अपनी जब बात को पूरी कर रहे हो तो सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। समझ आ रहा है सभी को? ओके। हाँ हाँ, अभी आ रहे उस पॉइंट पे। अभी तो हम सेमी कॉलन पे थे, अभी आएंगे उस पॉइंट पे भी आएंगे, डोंट वरी। कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। अब ये डॉट एच क्या है? डॉट एच, ये डॉट एच, ये डॉट एच है हेडर फाइल। हेडर फाइल जैसे नाम से ही पता चलता है ना, इसे हमने क्या बोला पूरे को? इसे हमने बोला है आपका स्टूडियो डॉट एच को, ये है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल। अब डॉट एच जहाँ रहेगा वो होगा हेडर फाइल हमारा। हेडर फाइल कहाँ होता है? हेडर फाइल हमेशा ऊपर होता है, नाम से ही पता चल रहा है हेड लगा हुआ है। हमारा हेड कहाँ होता है? बॉडी के सबसे ऊपर। तो सिमिलरली जहाँ पे हेडर फाइल होगा वो हेडर फाइल सबसे ऊपर में होगा, क्योंकि नाम हेड है तो वो ऊपर में ही रहेगा, ठीक है? तो डॉट एच हम जहाँ भी लगा देखेंगे वो हो जाएगा हमारा हेडर फाइल। तो भैया इसके अलावा और भी है? हाँ, तो इसके अलावा और भी हेडर फाइल्स हैं जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है? तो इस लाइब्रेरी फंक्शन में प्रिंटफ और स्कैनफ डिफाइन है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें डिफाइन है। अब कुछ ऐसे भी बुक है, अब मान लो कि पाइट की जो लाइब्रेरी है, हो सकता है कि यहाँ पे मैं कुछ बुक ढूंढूं और वो बुक यहाँ पे ना हो, कोई दूसरे लाइब्रेरी में हो, ठीक है? तो अब मुझे उस लाइब्रेरी से लाना होगा ना। तो एक लाइब्रेरी में सारी बुक तो हो नहीं सकती, क्योंकि बुक दुनिया भर की है, ठीक है? तो इस लाइब्रेरी में जो बुक है, उन्हीं फंक्शन, इस लाइब्रेरी में जो फंक्शन है, तो इस लाइब्रेरी को लगाने के बाद हम उन्हीं फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी फंक्शन है जो इस लाइब्रेरी में नहीं है, किसी और लाइब्रेरी में, ठीक है? वो हम आगे देखेंगे वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया डॉट एच क्या है। डॉट एच जिसके साथ रहेगा वो हेडर फाइल है, ओके? नोट क्या कह रहा है हमारा? यूज सेमी कॉलन आफ्टर एनी इंस्ट्रक्शंस। जब हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई भी बात करेंगे, वहाँ पे हम डॉट एच जरूर, वहाँ पे सेमी कॉलन ज़रूर यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। हाँ। जैसे ये गवर्नमेंट आप बता रहा है कि मतलब हेडर फाइल है, ये क्या बोल रहे हो? फिर से रिपीट करना। हम्म। एड्रेस का काम, ये तो नहीं कह सकते कि एड्रेस का काम करेगा, मतलब वो एक तरह से हेडर फाइल पावर पहुंचाता है, समझ रहे हो? पावर पहुंचाता है हमारे प्रोग्राम को, ठीक है? एक मिनट रुकना। वो हमारे प्रोग्राम को पावर पहुंचाता है ताकि हमारा प्रोग्राम अब एक्शन ले सकता है कुछ भी। जैसे मैंने बताया कि ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, डॉट एच लगा, डॉट एच लगा मतलब वो हेडर फाइल है, बस इतना समझो हेडर फाइल है। हेडर फाइल में कौन लगता है? हेड पे कौन लगता है? ब्रेन लगता है ना, वैसे ही हेड पे इसमें लाइब्रेरी फाइल्स लगते हैं। लाइब्रेरी फाइल्स लगते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स में जो चीज़ें डिफाइन है वो फंक्शन है, ठीक है? तो उसका हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें? हैश इंक्लूड देख लिया, स्टूडियो डॉट एस देख लिया, मेन देख लिया। इंट अभी भी रह रहा है कि हम यहाँ पे इंट क्यों लगाते हैं, और ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये कोई पूछेगा कि जब हम स्पेलिंग लिखते हैं सन का तो यू क्यों लगाते हैं, एस यू एन क्यों लिखते हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर है भाई।
तो ये भी जैसे मेन के बाद इसका ये स्ट्रक्चर है कि ब्रैकेट लगाते हैं, एक फॉर्म बनता है ना लिखने का, तो वो इसका फॉर्म बना था कि लिखने का ये फॉर्म है। प्रिंट एफ जान लिया हमने कि ये भी एक फंक्शन है और मेन के अंदर यूज़ होने वाला फंक्शन है, और ये डिफाइन किसके अंदर है, स्टूडियो डॉट एच के अंदर डिफाइन है। हेलो भारत जो लिखा हुआ है वो क्या है, तो हेलो भारत एक स्ट्रिंग है, और ये क्या है यहाँ पे जो है ये सेमी कॉलन है, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप था, यहाँ पे आपका सेमी कॉलन है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न जीरो क्या है। ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार कंफर्म कर दो अगर छोटी सी भी पॉइंट है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये इंट क्यों लगता है और यहाँ पे ये रिटर्न जीरो क्यों लगता है। ये मैंने स्टार्टिंग में इंट छोड़ा ताकि उन दोनों का रिलेशन यहाँ से, रिटर्न जीरो का रिलेशन है इंट से। कंप्यूटर क्या समझता है, वन और ज़ीरो, ठीक है, कंप्यूटर वन या फिर ज़ीरो, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता। तो इसको ऐसे समझते हैं कि इंट मेन जो मैंने लिखा, पहले इसको ऐसे समझते हैं, इंट लिख लिया मैंने, वॉइड चलता था पहले, ठीक है, वॉइड लगाएंगे तो हमें कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। देखो हेलो वर्ल्ड अभी भी प्रिंट हो रहा है, मैंने वॉइड लगाया और रिटर्न जीरो हटा दिया। अब ये वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है, प्रॉब्लम रन करो। लेकिन ये वॉइड को ना, अब जो एडवांस सी है, सी लैंग्वेज है, अब ये कहता है कि वॉइड नहीं लगाना है यहाँ पे, अब हमेशा यहाँ पे इंट लगाओ, इंट लगाओ। क्यों इंट लगाते हैं अभी हम आते हैं उस बात पे। तो इंट जब भी लगेगा यहाँ पे रिटर्न जीरो लगेगा। क्यों लगेगा रिटर्न जीरो, क्योंकि ज़ीरो और वन को समझता है कंप्यूटर, और ज़ीरो का मतलब होता है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कंप्यूटर के लैंग्वेज में होता है कि हाँ यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो हम लगा रहे हैं, मतलब सक्सेसफुली रन कर गया, ठीक है। जैसे आपको आपके पापा ने बोला कि बेटा जाकर कहीं जाने को बोला, ठीक है, कि जाओ वहाँ चले जाओ, तो रिटर्न ज़ीरो कहने का मतलब कि आपको आपके पापा ने बोला कि दिल्ली जाओ, आप दिल्ली चले गए और दिल्ली जाके रिटर्न ज़ीरो लगा रहे हो, मतलब कि आप कॉल करके बता दिए पापा को कि मैं पहुंच गया। रिटर्न ज़ीरो नहीं लगाए मतलब आप पहुंच तो गए हो लेकिन इन्फॉर्म नहीं किए कि आप पहुंच गए। ओके, तो रिटर्न ज़ीरो क्या बताता है कि हाँ प्रोग्राम, यहाँ से इस इंस्ट्रक्शन मिला कि चलो बेटा प्रोग्राम रन करो, प्रोग्राम रन हो गया मेरा। अब ये रिटर्न ज़ीरो लगा तो ये बताया कॉल करके कि हाँ प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है मेरा। समझ में आ रहा है। तो रिटर्न जीरो का काम क्या है, इन्फॉर्म करना कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। किसको इन्फॉर्म करेगा ये बात करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहा होता है, सारी चीज़ें वहाँ से रन होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है रिटर्न ज़ीरो कि मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे वन लगाएंगे, ये चीज़ें जब हम डीप कोडिंग में करते हैं ना तब क्लियर होता है। ये वन लगाएंगे मतलब आप कॉल पे बता रहे हो कि पापा मैं पहुँच तो गया लेकिन रास्ते में मुझे ट्रैफिक मिली, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा वैसा सीन हो गया, ठीक है। वन कहने का मतलब प्रॉब्लम आई बीच में। आप ऐसे ही करके टू भी लगा सकते हो, कोई भी डिजिट लगाओगे प्रिंट होगा, और जनरली नहीं लगाओगे ना तब भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये एडवांस्ड कॉम्पाइलर है। देखो फिर भी प्रिंट हो गया, इंट लगाया रिटर्न जीरो नहीं लगाया फिर भी प्रिंट हो गया। लेकिन ये चीज़ अगर आप टर्बो सी में करोगे तो मे भी वहाँ पे प्रिंट ना हो, ठीक है। तो ज़ीरो इसलिए लगाते हैं, ज़ीरो का मतलब होता है कि सक्सेसफुली रन कर गया मेरा प्रोग्राम। हम ये चीज़ें बताते हैं किसको, कंपाइलर को बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंट क्यों लगाते हैं, यहाँ पे इंट इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू यूज़ कर सकें। क्लियर हुआ सभी को। रिटर्न में हम इंटीजर वैल्यू यूज़ कर सके, ज़ीरो एक इंटीजर वैल्यू है और उसको हम यूज़ कर सके इसलिए हम यहाँ पे इंट लगाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब है कि क्या वाइड मेन नहीं लगाते, पहले लगाते थे, अब डायरेक्ट मना किया जाता है कि वाइड मेन का यूज़ नहीं करें, मेन फंक्शन के साथ नहीं। हाँ वाइड का यूज़ कर सकते हैं हम किसी और फंक्शन के साथ, जब मेन के अलावा हम दूसरे फंक्शन बनाएंगे ना तो। लेकिन मेन के साथ अब कभी भी वाइड मत लगाना, ठीक है, क्योंकि अब वो चीज़ें गलत है। होता है ना कि पहले कुछ डिराइव हुआ फिर उसके बाद हुआ कि नहीं इससे बेहतर ये है। पहले अगर आपको वो केमिस्ट्री का याद होगा तो सबसे पहले क्या था,
लॉ ऑफ ऑक्टेव था, फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया, फिर मोसले का आया, और फिर ये एडवांस वाला आया। तो अभी वाला बेटर है। तो पहले जो आया था वो वाइडमैन आया था, वाइडमैन पहले सही था, अब नहीं लगाते हैं वॉइड को। ठीक है, ठीक है। ओके। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें थी इसमें हमारी, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट क्यों लगाते हैं, मेन फंक्शन का क्या यूज़ है, मेन फंक्शन का क्या यूज़ है अभी ये बताना रह गया है। मेन क्या है, प्रिंटफ क्या है, हेलो भारत जो है ये क्या है, रिटर्न ज़ीरो क्या है, ये चीज़ें मैंने क्लियर करा दी। अब आप बताओ आप में से कितनों की क्लियर हो गई? अच्छा, अब वो बताओ जिनकी क्लियर नहीं हुई, हैंड रेज वो करो जिनका क्लियर नहीं हुआ। राखी, अमीषा, मेहुल, आपका हैंड रेज है, क्लियर नहीं हुआ? राखी और अमीषा। हाँ, ओके, अभी आते हैं उस पॉइंट पे। अमीषा क्लियर नहीं हुआ क्या? ओके, आपने हैंड रेज कर रखा है, ठीक है। कॉन्यू डॉट एच ना हम इसमें नहीं लगाते। एड, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लेना प्लीज। कॉन्यू डॉट एच हमारा टर्बो सी में लग रहा होता था, ठीक है, वो उसके लिए था, उस कंपाइलर के लिए था। तो वहाँ यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं वो कॉन्यू डॉट एच, ठीक है। कॉन्यू कंसोल इनपुट आउटपुट होता है, कॉन्यू का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। CON फॉर कंसोल, आई फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट होता है वो। अब ये कंसोल इनपुट आउटपुट का ज़रूरत पड़ता था टर्बो सी लैंग्वेज में, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता। तो अब वो सब चीज़ें आउट हो चुकी है, आउटडेटेड है, ठीक है। अब हम, हाँ क्या कह रहे हो निकेत? कॉलेज में ना कोडिंग कराते हैं ये वो पुराने वाले सारे, मतलब मैक्स टू मैक्स कॉलेजेस में उसी पे कराते हैं। लेकिन जब हम बात इंडस्ट्री की करते हैं, हम कहीं की भी करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एडवांस कंपाइलर पूरे इंडस्ट्री में सेट हो चुका है, लेकिन इनके एजुकेशन सिस्टम में पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया है। एजुकेशन सिस्टम में आज भी वही चीज़ें लेके की जा रही है। आप एडवांस बुक जितने भी लोगे ना, उस एडवांस बुक में आप देखोगे कि सारे जगह चेंज हो चुका है। नहीं, तो बस कॉन्यो डॉट एच का ही तो डिफरेंस है, कॉन्यो डॉट एच लगाओ उसमें। तो टर्बो सी में करना ही क्यों है? आप अपना किसी और का माइक भी ऑन है, साथ साथ ऑफ कर लेना प्लीज। क्या कह रहे थे निकेत, फिर से बोलो। हाँ, VS कोड एडवांस कंपाइलर है आपका, ठीक है। टर्बो सी पुराना कंपाइलर है, आउटडेटेड है, बहुत साल पहले बना था, ठीक है। तो अभी जितने भी, या फिर मैं जो ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ ये भी एडवांस कंपाइलर है आपका। तो अब जनरली ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, वो बस आपका थ्योरी के लिए यूज़ होगा। आप कॉलेज में करोगे तो उस पर करोगे, नहीं तो अगर आप वाइज, मेरा भी है कि सजेशन, आप अगर यूज़ कर रहे हो ऐसे तो एडवांस कंपाइलर का यूज़ करो, ठीक है। एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में आपका ये नहीं आएगा कि आप कॉन्यो डॉट एच लगाओ या नहीं लगाओ, वहाँ पे कोड लिखने आएगा, और कोड में आप कॉन्यो को हटाते हो तो भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर टीचर कहते हैं तो लगा दो कॉन्यो डॉट एच, लेकिन जनरली कॉन्यो नहीं लगाते हैं तो भी मेरा गलत नहीं है, ठीक है। गेट CH लगाना पड़ता है, एग्जैक्टली उसको लगाएंगे तो नीचे जैसे यहाँ पे हम इंट मेन लगा, रिटर्न ज़ीरो लग रहा है, हाँ वहाँ पे गेट CH लगता है आपका। वॉइड, वॉइड आपके ऊपर डिपेंड करता है लगाना, उसमें वॉइड तो मैंने बोला कि हटा दिया गया है। अब आप ये भूल जाओ कि वॉइड लगेगा मेन के साथ, मेन के साथ इंट ही लगाना है हमें। वॉइड हम देखेंगे आगे कभी यूज़ करेंगे फंक्शन में, किसी और फंक्शन में, मेन फंक्शन में तो नहीं लगेगा। और मेन फंक्शन क्या होता है, तो सारी चीज़ें यहीं से रन होती है। हम कुछ भी लिख लें पूरे प्रोग्राम में,
अगर वो मेन फंक्शन में नहीं है तो रन नहीं होगा। मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक बार में भी एक फॉरवर्ड से लिख सकते हैं। क्या? इसी फॉरवर्ड से डेवलप पेपर। बिल्कुल लिख सकते हो इस फॉर्मेट में, क्या प्रॉब्लम है इस फॉर्मेट में। हमारे टीचर यूज करना है। तुम हैश टॉग कॉन्यो डॉट एच लगा दो बेशक, लेकिन वहाँ पे वॉइड मेन नहीं भी लिखते हो, इंट मेन लिखते हो, तो आपका कोई एरर नहीं होगा। आप कल अपनी टीचर से पूछना कि मैम कॉन्यो डॉट एच मैंने लगा दिया, लेकिन मैं यहाँ पे इंट मेन लिख रहा हूँ, तो क्या मेरा प्रोग्राम गलत है? ठीक है। हाँ, हाँ, एक बार कंफर्म कर लेना। कॉन्यो डॉट एच। हाँ, हेलो, बोलो। हम्म। लूप अभी आगे का टॉपिक है, ठीक है। इफ एल्स भी आगे का टॉपिक है। ये ना हमें अपने माइंड के अकॉर्डिंग डेवलप करना होगा। अब दो को ऐड करने बोला जा रहा है, दो नंबर्स को। अब मैंने बोल दिया कि आरती 5 और 4 को ऐड करो, तो आपको अपने माइंड के थ्रू यूज़ करना होगा कि प्लस कहाँ लगाना है। 2 और 4 के बीच में प्लस लगाना है। तो जब हम आगे कोडिंग करेंगे ना, तो खुद हमारे माइंड को आइडिया मिल जाएगा कि करली ब्रेसेस हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अभी तो आपको समझ में आ गया कि मेन के स्टार्टिंग में एक करली ब्रेसेस होता है, ताकि ये सारी चीज़ें मेन के अंदर चल रही होंगी, और एक लास्ट में होता है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। तो वैसे ही आगे का क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे लगता है। जैसे जैसे हम वर्क करेंगे और क्वेश्चन डील करेंगे ना, अपने आप ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने इसका सारा को समझ लिया। मेन फंक्शन का क्या काम है कि एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है आपकी। कुछ भी एग्जीक्यूट करना हो हमको, ये ब्रेन है समझ लो, और यहीं से काम करना स्टार्ट होता है हमारा। कुछ भी लिखें तो मेन फंक्शन में होगा तभी वो वर्क करेगा। एग्जीक्यूशन ही होती है मेन फंक्शन से स्टार्ट। क्लियर है? आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम आगे अब कल चलेंगे। कमेंट्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं। देखो, लाइब्रेरी फंक्शन में जैसे मैंने बताया ना, स्टूडियो डॉट एच है, वैसे कॉनियो डॉट एच है, स्ट्रिंग डॉट एच है, एस टी डी एल आई बी डॉट एच है, मैथ डॉट एच है, टाइम डॉट एच है। क्या कह रहे हो? आप शायद लीड यूज़ कर रहे हो राखी, लीड निकाल कर बोलो कुछ। आवाज़ नहीं आती ऐसे क्लियर। हेलो। फिर से नहीं आ रही आवाज़। बोलना, एक बार और बोलो, देखते हैं। कोई नहीं राखी, आप मैसेज कर दो, ठीक है। और बताओ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहा कुछ। सभी को समझ में आया? ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ राखी बोलना, क्या कह रही थी? अभी तो आवाज़ आई आपकी। हाँ, वो सारे यूज़ होंगे। कहाँ कहाँ यूज़ होंगे वो चीज़ें हम देख लेंगे। मतलब बहुत इजी इजी है। टाइम डॉट एच कहाँ होगा, मैथ डॉट एच कहाँ होगा, स्ट्रिंग डॉट एच कहाँ होगा, लाइब्रेरी सारे यूज़ हो ही जाते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है। लेकिन देख कर डरना नहीं है कि नहीं हो, समझ नहीं आएगा, आ जाएगा समझ जब हम करेंगे ना। आज के लिए इतना ही। और बाकी बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो।
क्लास से बेनिफिट लग रहा है या फिर नहीं, वैसा ही? क्या बोल रहे हो रमन? ओके ओके ओके, ठीक है। आना चाहिए, अगर कहीं ऐसा हुआ कि नहीं आ रहा है तो बेझिझक बता देना। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। कल डाउट क्लास रखने की ज़रूरत है? हाँ, ट्राई करो। प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज करो, ठीक है? क्योंकि अभी तो मैं इसीलिए सोचा कि रुक के पूछ लेते हैं डाउट। मेरे माइंड में था कि मेरे माइंड में था कि सैटरडे को रखेंगे डाउट क्लास, लेकिन अब है कि हर डे ही ले लेते हैं क्लास के बाद। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में मैसेज कर देना या फिर पर्सनल मुझे कर देना पर्सनली। ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं, और किसी का कोई डाउट है तो फिर वो रुक जाए, रात लास्ट में हम देख लेंगे। गुड नाइट एवरीवन। अनुग्रह, कोई डाउट है? ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है? रघुवीर क्लियर? हाँ बोलो मेहुल। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। यूट्यूब कर लो आप, यूट्यूब पे हाउ टू डाउनलोड टर्बो सी इन मैकबुक। नहीं हुआ? क्या बोलूँ फिर, कोई और कंपाइलर यूज़ करके देखो फिर। ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लो सबसे बेस्ट, और नहीं तो फिर वी एस कोड डाउनलोड करो। हाँ, वी एस कोड। हाँ। और कौन है? आदर्श, अमीषा, लविशा, मेहुल, रघुवीर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। अमीषा, हेलो? अमीषा, आवाज़ आ रही है मेरी? मीटिंग ज्वाइन करके कहीं चले गए क्या आप? ठीक है अनुग्रह, फिर गुड नाइट। देखते हैं, डाउट आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके, गुड नाइट।